7 मार्च 1971 को ढाका का रेस कोर्स ग्राउंड लोगों से खचाखच भरा हुआ था। तकरीबन 10 लाख अफराद हाथों में बांस की लाठियां उठाए यहाँ मौजूद थे। लाठियां लेने का मकसद किसी मुमकिन हमले से बचाव की तैयारी नहीं, बल्कि यह मज़ाहमत का इस्तारा था। मजमे की तरफ से आज़ादी के हक में नारे थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जबकि इसी दौरान एक फौजी हेलीकॉप्टर जायजा लेने के लिए ऊपर फिजा में महवे प्रवास था। वफाक की जानिब से जारी करदा एक हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हुए रेडियो पाकिस्तान का ढाका स्टेशन मशरकी पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान की तकरीर को बराह रास्त नशर करने की हतमी तैयारी कर रहा था। मैं हूँ फहद अली और आप सुन रहे हैं न्यूजीलैंड की ऑडियो स्टोरी। शेख मुजीबुर रहमान ने मजमे से खिताब करना शुरू किया। दर हकीकत ये महज एक सियासी तकरीर नहीं, बल्कि पाकिस्तान में फौजी हुक्मरानी के खिलाफ एक खुला चैलेंज था। बाद अज़ां इस तकरीर को बर सगीर में सियासी रहनुमाओं की जानिब से की जाने वाली तकरीरों में बड़ा मकाम हासिल हुआ। इस तकरीर के चंद रोज बाद ही पाकिस्तान के सदर याहिया खान इस मसले का सियासी हल तलाश करने ढाका पहुंच गए। फौरी तौर पर ऐसे इशारे मिल रहे थे कि याहिया खान मशरकी पाकिस्तान के अवाम के इक़्तिदार के हवाले करने के मुतालबे को मस्तरद करने जा रहे हैं। 23 मार्च को जब शेख मुजीबुर रहमान सदर याहिया खान से मुलाकात करने सदर की रिहाइशगाह गए तो इनकी गाड़ी पर बांग्लादेश का झंडा था। वो ये जाहिर करना चाह रहे थे कि वो एक आज़ाद बंगाली रियासत के रहनुमा बन गए हैं। 25 मार्च की शाम तक ये खबरें फैलना शुरू हो गईं कि सदर याहिया खान अपने वफद के हमरा ढाका से वापस पाकिस्तान आ गए हैं। जिसके बाद रात के 11:30 बजे ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू हो गया। सैयद बदरुल हसन अपनी किताब फ्रॉम रेबल टू फाउंडिंग फादर में लिखते हैं कि शेख मुजीब की बड़ी बेटी हसीना वाजिद ने इन्हें बताया कि फौज की जानिब से गोली चलने की आवाज़ सुनते ही शेख मुजीब ने एक वायरलेस पैगाम भेजकर बांग्लादेश की आज़ादी का ऐलान किया। शेख मुजीब ने कहा कि मैं बांग्लादेश के लोगों से मुतालबा करता हूँ कि वो जहाँ कहीं भी हो और उनके हाथ में जो कुछ भी हो उसके साथ वो फौज के खिलाफ मुजाहमत करें। आपकी लड़ाई इस वक्त तक जारी रहनी चाहिए जब तक पाकिस्तानी फौज के हर सिपाही को बांग्लादेश की सरजमीन से बेदखल नहीं कर दिया जाता। उसी रात 1 बजे के करीब पाकिस्तानी फौज के चंद अहलकार शेख मुजीब के घर बत्तीस्थान मंडी पहुंचे, जहां शेख मुजीब इनका पहले से इंतजार कर रहे थे। शेख मुजीब के घर के गेट पर पहुंचते ही फौजियों ने गोलियां बरसाना शुरू कर दी। एक मकामी सिक्योरिटी गार्ड जो दरवाजे पर सिक्योरिटी की देखभाल कर रहा था को गोली लगी और वो मौका पर ही दम तोड़ गया। एक फौजी अफसर ने लाउड स्पीकर पर ऐलान किया कि शेख मुजीब हथियार डाल दो। थोड़ी देर बाद ही शेख मुजीब नीचे आ गए, जहां सिपाहियों ने इन्हें जीप में बिठाया और चले गए। शेख मुजीब को गिरफ्तार करने वाली टीम के इंचार्ज ने वायरलेस पर पैगाम भेजा कि पिंजरे में बड़ा परिंदा छोटा परिंदा उड़ गया। बदरुल हसन लिखते हैं कि शेख मुजीब को 3 दिन तक छावनी के आदमजी कॉलेज में रखा गया, जिसके बाद इन्हें सख्त सिक्योरिटी में मगरबी पाकिस्तान ले जाया गया। पाकिस्तान में इन्हें मियाँ वाली जेल में कैद रखा गया। शेख मुजीब तकरीबन 9 माह तक इसी जेल में रहे। दिसंबर 1971 में एक फौजी ट्राइब्यूनल ने इन्हें मौत की सजा सुनाई। इस दौरान पाकिस्तान का इक़्तिदार जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हाथ में आ गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के अहकामात पर शेख मुजीब को मियाँ वाली जेल से निकाल कर रावलपिंडी के करीब एक गेस्ट हाउस में ले जाया गया। कुलदीप नैयर अपनी सवाने उमरी बियॉन्ड द लाइंस में लिखते हैं कि मुजीब ने मुझे बताया कि एक दिन अचानक भुट्टो इनसे गेस्ट हाउस में मिलने आए। मुजीब ने इनसे पूछा कि आप यहाँ कैसे आए, जिस पर भुट्टो ने जवाब दिया कि मैं पाकिस्तान का सदर हूँ। मुजीब का कहना था कि इस ओहदे पर मेरा हक है। इस पर भुट्टो सीधे अपने पॉइंट पर आ गए और पेशकश की कि अगर मुजीब राजी हो जाएं तो खारजा दिफा और मवासलात के महकमे मिलकर चलाए जा सकते हैं। बांग्लादेश के साबिक वजीर खारजा डॉक्टर कमाल हुसैन, जो इस वक्त शेख मुजीब के साथ पाकिस्तानी जेल में थे, भी इस बात की तस्दीक करते हैं। इन्होंने बताया कि भुट्टो आखिरी दम तक शेख मुजीब पर पाकिस्तान के साथ किसी न किसी तरह के ताल्लुकात कायम करने के लिए दबाव डालते रहे। कुलदीप नैयर के मुताबिक शेख मुजीब ने कहा कि इस वक्त मैं आपकी तहवील में हूँ और मेरे लिए अपने लोगों से मशवरा किए बगैर कोई वादा करना मुमकिन नहीं होगा। जिस दिन शेख को रिहा किया जाना था और वो लंदन जाने वाले थे, भुट्टो ने कहा कि वो एक दिन मजीद क़याम करें, क्योंकि अगले दिन शाह ईरान आ रहे थे और भुट्टो उनसे मिलना चाहते थे। शेख समझ गए कि वो शाह ईरान से इन पर दबाव डलवाना चाहते हैं। इस पर शेख मुजीब ने कहा कि इन्हें भुट्टो की तजवीज़ कबूल नहीं और ये कि इन्हें गेस्ट हाउस से दोबारा जेल भेजा जा सकता है। 7 जनवरी 1972 की रात भुट्टो खुद मुजीब और कमाल हुसैन को छोड़ने रावलपिंडी के चिकलाला एयरपोर्ट पर गए। इन्होंने एक लफ्ज़ कहे बगैर मुजीब को अलविदा किया और मुजीब भी पीछे मुड़कर देखे बगैर तेज़ी से जहाज़ की सीढ़ियाँ चढ़ गए। 2 दिन लंदन में रहने के बाद मुजीब 9 जनवरी की शाम ढाका रवाना हो गए। रास्ते में वो चंद घंटों के लिए नई दिल्ली में रुके। डॉक्टर कमाल हुसैन याद करते हुए कहते हैं कि इस वक्त के इंडियन सदर, वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी और इनके पूरी काबीना, तीनों फ़ौज के सरबराहान और मगरबी बंगाल के वज़ीर आला शेख मुजीब के इस्तकबाल के लिए दिल्ली के हवाई अड्डे पर मौजूद थे। फौजी छावनी के मैदान में एक जलसा-ए-आम में मुजीब ने बांग्लादेश की आज़ादी की जद्दोजहद में मदद करने पर हिंदुस्तानी अवाम का शुक्रिया अदा किया। शेख मुजीब ने अंग्रेज़ी में तकरीर शुरू की, लेकिन इस वक्त स्टेज पर मौजूद इंदिरा गांधी ने इनसे बंगाली ज़बान में तकरीर करने की दरख्वास्त की।
दिल्ली में 2 घंटे क़याम के बाद मुजीब जब ढाका पहुंचे तो ढाका के हवाई अड्डे पर तकरीबन 10 लाख अफराद इनके इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। शेख मुजीब, जिनका पाकिस्तानी जेल में 9 माह गुजारने की वजह से वजन काफ़ी कम हो चुका था, अपने दाएं हाथ से अपने लंबे बालों को पीछे करते हुए आगे बढ़े, जहां ताजुद्दीन अहमद ने अपने कायद को अपनी बाहों में लपेट लिया और दोनों की आंखों से आंसू जारी हो गए। इन्होंने रेस कोर्स ग्राउंड में लाखों के हजूम के सामने रविंद्रनाथ टैगोर को याद किया। शेख मुजीब ने टैगोर का हवाला देते हुए कहा कि आपने एक बार शिकायत की थी कि बंगाल के लोग सिर्फ बंगाली ही रहे, सच्चे इंसान नहीं बने। ड्रामाई अंदाज में मुजीब ने कहा कि ए अजीम शायर, वापिस आओ और देखो कि तुम्हारे बंगाली लोग कैसे इन शानदार इंसानों में बदल गए हैं जिनका तुमने कभी तसव्वुर किया था। शेख मुजीब ने इक़्तिदार संभाला और जंग से तबाहशुदा बांग्लादेश की तामीर-ए-नौ शुरू की, लेकिन इनकी कहानी का एक अफसोसनाक अंजाम हुआ। 1975 तक मामलात इनके हाथ से निकलने लगे, करप्शन बढ़ने लगी और अकरबा परवरी को हवा मिलने लगी। अवाम में बेतमनानी के साथ साथ बंगला फ़ौज में भी बेतमनानी बढ़ने लगी। 15 अगस्त 1975 की सुबह बांग्लादेशी फ़ौज के कुछ जूनियर अफसरों ने शेख मुजीब की रिहाइशगाह पर हमला कर दिया। अपने घर पर गोली चलने की आवाज़ सुनते ही शेख मुजीब ने बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल शफीउल्लाह को फ़ोन मिलाया। जनरल शफीउल्लाह ने एक न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू देते हुए बताया था कि मुजीब बहुत गुस्से में थे। मुजीब ने जनरल शफी से कहा कि तुम्हारे सिपाहियों ने मेरे घर पर हमला कर दिया है, इनको वापस आने का हुक्म दें। मैंने मुजीब से पूछा कि क्या आप अपने घर से बाहर आ सकते हैं। यहाँ सैयद बदरुल हसन आर्मी चीफ के इस रवैये पर सवाल उठाते हैं। सैयद बदरुल हसन का कहना था कि आप अपने मुल्क के सदर से ऐसी बात कैसे कह सकते हैं। आप सोच रहे हैं कि वो ऐसी सूरत हाल में घर से बाहर आ जाएं जब चारों तरफ गोलियां चल रही हों। घर पर हमले के बाद शेख मुजीब बलाई मंजिल से नीचे आने के लिए सीढ़ियां उतर रहे थे कि जब फौजी एहलकारों ने इन पर फायरिंग की। मुजीब मुंह के बल गिरे। इनका पसंदीदा पाइप अभी भी इनके हाथ में था और इसके बाद इस घर में मौत का रक्स शुरू हुआ। सबसे पहले बेगम मुजीब को गोली मारी गई, फिर इनके बेटे शेख जमाल की बारी आई। घर में मौजूद उनकी दोनों बहुओं को भी नहीं बख्शा गया और यहाँ तक कि इनके सबसे छोटे बेटे 10 साला रसल मुजीब को भी मौत के घाट उतार दिया गया। इस पूरे घराने की सिर्फ 2 ही बेटियां जिंदा रहीं, क्योंकि वो इस वक्त घर में नहीं बल्कि जर्मनी में मौजूद थीं। सुभाष चक्रवर्ती माजी में टाइम्स ऑफ इंडिया के दिल्ली में ब्यूरो चीफ रह चुके हैं। इन्होंने एक न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू देते हुए बताया कि बांग्लादेश में हिंदुस्तान के इस वक्त के हाई कमिश्नर इनके दोस्त थे और उन्होंने ही इन्हें बताया कि उस दिन असल में शेख मुजीब के घर क्या हुआ था। उन्होंने कहा कि जब ये लोग मुजीब के घर में दाखिल हुए तो वो कमरे से बाहर निकल आए। उन्हें लगा कि वो गलती से इनके घर में दाखिल हो गए हैं। उन्हें अंदाज़ा भी नहीं था कि वो इन्हें मारने आए हैं। शेख मुजीब और इनके अहले खाना को बेरहमी से मारा गया और उसके बाद उनकी लाशें एक फौजी ट्रक में डाल दी गईं। 16 अगस्त की सुबह फौजियों ने तमाम लाशें इकट्ठी की और शेख मुजीब के अलावा बाकी तमाम अहले खाना को बनानी कब्रिस्तान में बड़े गड्ढे में दफन कर दिया गया। मुजीब की मैयत को हेलीकॉप्टर के जरिए इनके आबाई गांव पहुंचाया गया। फौजियों ने इस मौके पर इनके गांव को घेरे में ले लिया ताकि लोग इनकी नमाज जनाजा में शिरकत न कर सकें। फौजियों का इसरार था कि मुजीब की मैयत को जल्द अज जल्द दफन किया जाए, लेकिन गांव के एक मौलाना इस बात पर बजिद थे कि मैयत को गुस्ल दिए बगैर दफन नहीं किया जा सकता। सैयद बदरुल हसन लिखते हैं कि नहलाने के लिए साबुन भी दस्तयाब नहीं था और आखिर में इनकी मैयत को कपड़े धोने वाले साबुन से नहलाया गया और इन्हें मकामी कब्रिस्तान में अपने वालिद के पहलू में दफनाया गया। इस शाम जब बारिश शुरू हुई तो थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। गांव के बुजुर्गों को ये कहते सुना गया कि शायद कुदरत भी इस बेदर्दी को बर्दाश्त न कर सकी, लेकिन इसे सितम ज़रीफ़ी कहा जाए या कुछ और, क्योंकि उस शाम बांग्लादेश के बाबाए कौम के लिए आंसू बहाने वाले बहुत कम थे। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ीद इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए बेल के आइकन को प्रेस करें।